हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेटल 2.0 क्लासेज। आज मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आया हूं, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और दोनों खंडों से, खंड क और खंड क दोनों खंडों से दो दो प्रश्न आते हैं, जो एक प्रश्न 3-3 नंबर का होता है। बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। मेरे कुछ वीडियो मैंने डाल दिए हैं और कुछ वीडियो और भी आने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और ऐसे होंगे जो आप 1-2 बार देख लेंगे तो आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं परीक्षा में। तो और बहुत से वीडियो आएंगे और बस आप लोग से बस यही गुजारिश है कि मेरे भी चैनल को ग्रो करने में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आज मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। देखिए 3 नेताओं के नाम लिखेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 1+1+1 का है। उसके अलावा अथवा दिया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। तो इनमें से कोई एक ही करेंगे और दोनों खंडों में 2 प्रश्न करके आते हैं, लेकिन एक प्रश्न में के साथ दूसरा प्रश्न अथवा करके जरूर होता है। फिर अगले खंड में जाइएगा तो उसमें भी अथवा अथवा करके होगा, यानी टोटल 4 प्रश्न होंगे। 4 में से 2 करने होंगे, आपको 2-2 करने होंगे, 4-4 प्रश्न होंगे। जो आपको इजी लगेगा उसी ही करें। अथवा करने वाला तो अथवा करिएगा, और वो पहला प्रश्न या दूसरा जो प्रश्न होता है प्रश्न नंबर संख्या के अनुसार से उसको दाग कर किया जाता है। अब प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए यहाँ 1 है, उसका उत्तर मैंने लिख रखा है, तो उसमें मान लीजिए अथवा वाला करना है तो अथवा वाला लिख, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अथवा लिख कर आप हल कर सकते हैं। सारी चीज़ें प्रश्न याद हो और तरीका ना मालूम हो तो भी बच्चे प्रश्न छोड़कर चले आते हैं और उनके लिए हो नहीं पाता है। तो चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो उसका जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, उसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू। ये 3 ही नाम पूछा है, इसमें और भी नाम आते हैं जिसको हम लिख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले और भी बहुत से नेता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, ऐसे और भी नेता हैं, उनको भी लिख सकते हैं। अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा वाला हमारा प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। तो इसका जो है 3 कारण, क्या इसमें बहुत से ज़्यादा कारण है, लेकिन 3 ही कारण पूछा है तो 3 ही कारण लिखेंगे। समय से पहले क्रांति का होना, बहुत पहले इसमें समय से पहले क्रांति हो गया था जगह जगह, तो ये क्रांति असफल हो गया था। कुशल नेतृत्व का अभाव था। कुशल नेतृत्व का मतलब इस पूरे क्रांति का जो 1857 की क्रांति थी, इसका पूरा बागडोर जो था बहादुर शाह जफर के हाथ में था, जो उस समय 80 बरस के बूढ़े थे। तीसरा है, पूरे भारत में क्रांति एक साथ नहीं हुआ, जगह जगह हुआ। अंग्रेजों ने उस क्रांति को आसानी से दबा दिया, तो ये असफलता के कारण है। कुछ प्रश्नों में हमको आधे पेज तक लिखना होता है और कुछ प्रश्नों में कम भी लिखना होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को वर्णन कीजिए। सांप्रदायिकता, देख रहे हैं आजकल समाज में कितनी सांप्रदायिकता फैल रही है। तो सांप्रदायिकता मतलब जात और मजहब को लेकर लोग आपस में कैसे लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। उसके अलावा अथवा दिया है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो हम पहले सांप्रदायिकता वाले के आंसर ले लेते हैं। इसमें जो पहला आंसर है, करेगा आप किसी भी धर्म को गाली न दें। आजकल किसी भी धर्म को गाली देने का ट्रेंड आसानी से चल रहा है। अब एक दूसरे को बुरा लगता है, लोग एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, किसी भी धर्म की बुराई ना करें, क्योंकि धर्म में बुराई नहीं है, इंसानों में बुराई है, इसलिए हमें किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। तीसरा है, जो किसी भी धर्म को मानता है ना, उसे स्वतंत्रता रूप से मानने दें तथा उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखें, उससे कोई मतलब गलत व्यवहार ना रखें, ताकि वो आपका मित्र ही बना रहे, दुश्मन ना बना रहे। अब अगले प्रश्न अथवा वाले की तरफ चलते हैं। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए कई आंदोलन थे। सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें जो पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। दूसरा था गुजरात सत्याग्रह, जो वहाँ के कल कारखाने फैक्ट्रियों को और किसानों को लेकर हुआ था। तीसरा था अहमदाबाद सत्याग्रह, जहाँ के मजदूरों को लेकर, मिलों में काम करने मजदूरों को लेकर गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ने कई बार सत्याग्रह आंदोलन किए, यहाँ तक अफ्रीका में भी किए थे। तीसरा प्रश्न है, हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब खनिज धातु है। उसके अलावा दिया, अथवा गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। तो पहले खनिज वाला लेते हैं, आसानी से समझिए, इस बात को लिख देंगे आप, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से लिखेंगे, एकदम झंडा गाड़ के आएंगे। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर हैं।
अब जितने भी मटेरियल बन रहे हैं, जितने भी चीज़ें बन रही है, उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। खनिजों के जो ज़मीनों से निकाले जाते हैं, खनिज वे धातु होते हैं जो ज़मीनों के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। तो खनिज जो संसाधन है ना, वो बहुत ही कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में, तथा अनवीकरणीय योग्य हैं। बहुत से ऐसे खनिज हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो अनवीकरणीय है। अत्यधिक उपयोग तथा निरंतर खनन से, मतलब ज़्यादा हम उसका उपयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अत्यधिक उसे खोद कर निकाल कर मशीनों में बनवाएंगे और उसको उपयोग ज़्यादा करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता घट जाएगी तथा भविष्य में इसकी कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमें खनिजों को बचाने की आवश्यकता है। अथवा वाला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गेहूँ एक प्रकार का स्टेबल फूड है भारत की। बहुत अलग अलग राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में इसे खाया जाता है। तो इसमें जो है, तो इसके लिए जो सबसे पहली जो भौगोलिक दशा है वो जलवायु है। गेहूँ समशीतोष्ण जलवायु की प्रमुख उपज है, जहाँ गर्मी नामात्रा की होती है और ठंडी भी लगभग नामात्रा की होती है। ठंडी थोड़ा ज़्यादा भी हो, गर्मी मतलब मीडियम औसत की होनी चाहिए। गेहूँ की खेती के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। थोड़ा आवश्यकता होती है, और कह रहा है कि होती है। गेहूं की खेती के लिए 25 से 75 सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है। जहां वर्षा न हो वहां सिंचाई द्वारा भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ये पहली आपकी भौगोलिक दशा है। दूसरा, मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए ना हल्की दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके साथ कुशल श्रमिक और थोड़ा परिश्रम करके भी इसको उत्पादित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आप इसको बताइए। ये भी 1.5 नंबर करके यानी 3 नंबर का है। अथवा राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें कौन सी विधि सबसे बेहतर है? तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसमें है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। कृषि से कच्चे माल जो फैक्ट्रियाँ लेती हैं और उसको नए माल में तब्दील करती हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र आता है। उदाहरण, लौह इस्पात उद्योग। कच्चे माल जब मान लीजिए कि खानों से खोद कर निकाला जाता है और मशीनों में ले जाकर बनवाया जाता है। तीसरा है कपड़ा उद्योग और वाहन, केक बनाना, पनीर बनाना और भी छोटे मोटे उद्योग जो द्वितीय क्षेत्र में लोगों को, छोटे मोटे लोगों को रोजगार देने के काम आते हैं। अथवा वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय वाला। तो राष्ट्रीय आय का मतलब है किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब कहने का मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब किसी भी देश में एक वर्ष में कितने वस्तुओं का उत्पादन हुआ, कितनी सेवाओं को उत्पादन किया गया, उनके क्या मूल्य लगे बनाने में। और उससे दूसरे शब्दों में कहा वर्ष भर में किसी भी देश के अर्जित आय, मतलब ये सारे उत्पादन से जो अर्जित आय होती है, कमाई गई जो पैसा आता है, उसी को हम, पैसे को ही हम देश का कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है ना, उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। अब ये दोनों को जो गणना करने का तरीका है वो अलग अलग है ना। अब राष्ट्रीय आय जो है वो देश की पूरे आय को कहा जाता है, लेकिन देश में जो व्यक्ति कमाता है ना, वह आय किसी का कम है, किसी का ज़्यादा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति 100 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन ये सारा जो आय जाएगा वो देश में जुटेगा। तो जो राष्ट्रीय आय का मापक है ना, वो अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय थोड़ा बेहतर तरीका है, लेकिन इससे दोनों पर तुलना किया जाए तो बहुत डिफरेंस होता है ना। जब इसके सिलेबस को हम पढ़ाएंगे आगे तो इसके बारे में हम बता देंगे, सबमिट कर देंगे इसको, और आप लोग इसको देख लीजिएगा। 1-2 बार स्किप करके इस चीज़ों को ना करके देखिएगा, इसको आसानी से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। 1-2-4 बार देख लेंगे, अगर चाहेंगे तो इसको नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। आप लोग थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे से इसको बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।